एक्सप्लेन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। मरीज को ड्रग्स प्रदान करने के लिए रूट समझाइए। तो आंसर देखते हैं, आंसर नंबर 5, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यह सर्वाधिक सामान्य एवं सुविधाजनक मार्ग है का तरीका है। ड्रग्स का अरुचिकर स्वाद, जो ड्रग्स हम लेते हैं या वो कड़वी लग रही है वगैरह जो भी है वो, और अमाशय श्लेष्मा जलन मतलब स्टोमक में अगर जलन कर रही है, ड्रग्स के अब्जॉर्बेशन में लगने वाला समय, एक तो अपन देखते हैं आईवी माध्यम से तो वो डायरेक्टली ब्लड में चली जाती है और जल्दी से अपना कार्य करना शुरू कर देती है। बाकी जब माउथ से लेते हैं हम ओरल माध्यम से तो अब्जॉर्बेशन होने का समय लगता है, उसमें ये अधिक लगता है। कुछ ड्रग्स में पेशेंट के दांतों में प्रभाव पड़ता है। ये सभी इसके नकारात्मक पहलू हैं। मतलब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि मुंह के द्वारा जो ड्रग्स जो गोली अपन लेते हैं उसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। दूसरा रूट है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। तो नाइट्रोग्लिसरीन ईटीसी ड्रग्स। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है अब ये देखते हैं। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग हमें ना हृदय से संबंधित, जैसे कि सीने में दर्द, अब सीने में दर्द को कहते हैं एंजाइना, तो हृदय से संबंधित सीने में दर्द के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। किसके लिए? हृदय से संबंधित सीने में जलन के इलाज और रोकथाम के लिए किया जाता है। एंजाइना तब होता है जब हृदय की जो मांसपेशियां हैं ना, हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता है। यह दवा रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करती है और चौड़ी करती का कार्य करती है ताकि खून जो है वह अधिक आसानी से प्रवाहित सर्कुलेशन हो सके। तो नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स का ये कार्य होता है। अब नाइट्रोग्लिसरीन जो है सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल का मतलब होता है कि जीभ अपने टंग के नीचे जो मेडिसिन है उसको रख दिया जाता है और धीरे धीरे घुलने दिया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स इसी प्रकार की टाइप्स में दी जाने वाली एक ड्रग्स है। इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है वेपोराइज ड्रग। अब वेपोराइज का मतलब क्या होता है? वेपोराइज मतलब ऐसी ड्रग जो वाष्पीकृत हो सकती है, मतलब वह पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित हो सकता है उसे कहते हैं वेपोराइज। और वेपोराइज ड्रग ऐसी ड्रग जो वाष्पीकृत हो सकती है। तो वेपोराइज ड्रग इस तरीके से दिए जाते हैं। पेशेंट ड्रग्स के स्थानीय अथवा सिस्टेमिक प्रभाव प्राप्त करने के लिए उसकी फ्यूमस मतलब होता है धुएं, और उसके फेफड़ों के अंत शोषण करता है। मतलब ऐसी ड्रग्स जो आप देकर जो वेपोराइज मतलब लिक्विड फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में हो, उसको देने के बाद वो धुएं के रूप में परिवर्तन होकर आपके फेफड़ों में सांस के द्वारा अंदर जा सकती है। तो इस प्रकार से जो ड्रग्स दी जाती है उसे माध्यम को कहते हैं इनहेलेशन। उसके अलावा चौथा माध्यम है इनक्शन। इनक्शन इस प्रकार की जो ड्रग्स हैं इसको मलहम या तेल के रूप में मालिश के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो ऑयली होता है किसी भी प्रकार से स्किन पर मालिश करके जो अप्लाई की जाती है, इस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है ड्रग का उसे इनक्शन कहते हैं। उसके अलावा 5 नंबर का है इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मतलब होता है किसी कोटर में बूंद बूंद द्रव औषधि डालने को इंस्टिलेशन कहते हैं, जैसे यूरिनरी ब्लेड। अब आप मान के चलिए जैसे कि अपना ईयर हुआ, कान हुआ, आँख हुआ, इसमें अपन जब ईयर ड्रॉप्स डालते हैं, आई ड्रॉप डालते हैं तो बूंद बूंद करके जो जाती है, तो उस प्रकार से अगर हम ड्रग्स देते हैं तो उसको हम इंस्टिलेशन के द्वारा प्रदर्शित मतलब इंस्टिलेशन शब्द के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और 6 नंबर है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है ड्रग्स को सॉलिड स्वरूपों को बॉडी के ओरिफिस का मतलब होता है छिद्र में एंटर कराना, इंसर्शन कहलाता है। जैसे वेजाइना एवं रेक्टम में सक्सेसफुली एंटर कराई जाती है। जैसे कि अब मान लीजिए कोई भी ड्रग्स होती जो सॉलिड रूप में है, या अगर मुझे वेजाइना में, रेक्टम में, किसी होल या छिद्र वाले स्थान पर अगर रखी जाती है तो उसे कहते हैं इंसर्शन। उसके अलावा 7 नंबर का जो है वो है
इंसुफ्लेशन का मतलब होता है कि किसी बॉडी कैविटी में अथवा वायु, गैस अथवा पाउडर के रूप में ड्रग्स फूंकने की क्रिया, इसकी इंसुफ्लेशन का उपयोग किया जाता है। मतलब या तो मान लो आप किसी भी जो ड्रग्स है जैसे पाउडर हो गया, पाउडर के रूप में उसे अप्लाई करना, उसे कहते हैं इंसुफ्लेशन। 8 नंबर का इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बॉडी टिश्यू में ड्रग्स को सॉलिड फॉर्म में इम्प्लांट करना। मतलब चीरा लगाकर किसी सर्जरी के माध्यम से किसी पदार्थ को, जो सॉलिड पार्ट है, उसको टिश्यू के अंदर डाल दिया जाता है और कवर कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो ड्रग्स दी जाती है उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। 9 नंबर का है अपने पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? पेरेंट्रल के से तात्पर्य ड्रग्स को एलिमेंट्री ड्रग मतलब आहार नाल के बाहर अन्य किसी तरीके से देना। इस तरीके से इंजेक्शन का उपयोग किया, मतलब ऐसा माध्यम जिसमें अगर ड्रग्स जो दी जा रही है अगर वो आपके आहार नाल के अलावा किसी भी माध्यम से दी जाती है तो उसे पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आप मान के चले इंजेक्शन के निम्न मार्गों से दिए जाते हैं। ये वाला इंट्रामस्कुलर मसल्स में जो इंजेक्शन लगाते हैं उसे कहते हैं इंट्रामस्कुलर। सबक्यूटेनस, उसके अलावा इंट्राडर्मल जो स्किन के ऊपरी भाग में लगाया जाता है। इंट्रावेनस जो वेन में लगाया जाता है। इंट्रा आर्ट्रियल जो आर्टरी होती है, जैसे एक वेन और एक आर्टरी होती है, आर्टरी में लगाया जाता है। इंट्रा कार्डियक जो हार्ट में लगाया जाता है। इंट्रा स्पाइनल, स्पाइनल कोड में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसे इंट्रा स्पाइनल कहते हैं। इंट्रा ओसियस, ओसियस का मतलब होता है हड्डी के माध्यम से, तो हड्डी के माध्यम से जो इंजेक्शन लगाया जाता है जिसे इंट्रा ओसियस कहते हैं। उसके अलावा इंट्रा पेरिटोनियल। अब पेरिटोनियल क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। पेरिटोनियल ऐसी लेयर होती है जो अपने आंतरिक अंगों के चारों ओर से कवर किए हुई होती है। मतलब जो एब्डोमिनल पार्ट की जो ऑर्गन है उसको कवर करने वाली लेयर को पेरिटोनियम लेयर कहते हैं। तो उस पेरिटोनियम लेयर में या उसके अंदर अगर इंजेक्शन अप्लाई किया जाता है जिसे कहते हैं इंट्रा पेरिटोनियल। 6 नंबर का क्वेश्चन है अपना, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड इट्स मैनेजमेंट। द्रव और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और इसके प्रबंधन पर संक्षिप्त नोट लिखिए। तो इसका आंसर अपन देखते हैं। आंसर नंबर 6, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड इट्स मैनेजमेंट। तो फ्लूइड इम्बैलेंस जब इनटेक ज़्यादा एवं आउटपुट कम हो अथवा इनटेक कम और आउटपुट ज़्यादा हो तो फ्लूइड इम्बैलेंस उत्पन्न होता है। इस प्रकार दो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं। या तो आप इनटेक पानी जो फ्लूइड है वो ज़्यादा ले रहे हो, या फिर आउटपुट मतलब फ्लूइड जो है बॉडी से ज़्यादा निकल रहा है। तो इस प्रकार की कंडीशन में जब ये तो इनपुट ज़्यादा हो या आउटपुट ज़्यादा हो तो इस प्रकार की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं फ्लूइड इम्बैलेंस। तो ये दो प्रकार से हो सकता है। ओवर हाइड्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया है बॉडी में पानी, या डिहाइड्रेशन मतलब पानी से जो बॉडी से जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं अपन ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन जो इसके कारण है वो है हाई इनटेक फ्लूइड मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट। मतलब जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे अधिक मात्रा में अगर कोई फ्लूइड अपन ले रहे हैं ज़्यादा मात्रा में तो इसकी वजह से भी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ सकता है। उसके अलावा कॉन्जेक्टिव हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है। कॉन्जेक्टिव किडनी फेलियर की वजह से अगर किडनी फ्लूइड को बाहर निकाल ही नहीं पा रही है तो उस स्थिति में भी फ्लूइड बढ़ सकता है। उसके अलावा डिक्रीज हीमोग्लोबिन। अब सबसे पहले अपन कम तो हो रही है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन से तात्पर्य ऐसे लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद ऐसे प्रोटीन से हैं, मतलब लाल रक्त कोशिकाएं हैं ना उसमें मौजूद ऐसे प्रोटीन से है जो मानव शरीर अपने मानव शरीर में अंगों जैसे ऑर्गन्स और टिश्यू में को O2 ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा जो टिश्यू और ऑर्गन से जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो फेफड़ों तक पहुंचाता है। ये कार्य हीमोग्लोबिन का होता है। अगर हीमोग्लोबिन अपन टेस्ट करते हैं उसका लेवल जो है वो कम आता है, मानव शरीर में कम लाल
लाल रक्त रेड ब्लड सेल्स कम पाई जाती है। तो इस प्रकार की कंडीशन में हीमोग्लोबिन भी कम पाया जाता है। तो इस कंडीशन में डिक्रीज हीमोग्लोबिन के कारण भी ओवर हाइड्रेशन हो सकता है। उसके अलावा डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जब फ्लूइड में जो फ्लूइड की इनएडिक्वेट हो और डिहाइड्रेशन की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, फूड अपर्याप्त, मतलब जो फ्लूइड है वो अपर्याप्त है। तो इस प्रकार की कंडीशन में भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। मतलब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उससे अगर फ्लूइड हम कम ले रहे हैं तो ये डिहाइड्रेशन का कारण हो सकता है। तो काउस क्या क्या है इसके, वाटर इवेपोरेशन ऑफ द बॉडी, तो बॉडी से जो वाटर है उसका वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, या परफ्यूज स्वेलिंग ऑफ फीवर, ये अगर अधिक मात्रा में स्वेटिंग होती है फीवर के दौरान तो भी डिहाइड्रेशन का कारण हो सकता है। डायूरेटिक का अत्यधिक प्रयोग, डायूरेटिक का मतलब होता है कि जो बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने का कार्य करते हैं अधिक मात्रा में, उसे डायूरेटिक कहते हैं। उसका अगर अधिक उपयोग करेंगे तो इसका कारण हो सकता है। उसके अलावा वोमिटिंग होना, वोमिटिंग के कारण भी ये कारण हो सकता है। तो डिहाइड्रेशन के चिन्ह और लक्षण, साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। तो ड्राई स्किन, स्किन सूखी हो सकता है, वेट लॉस, वजन कम हो सकता है, कोटेड टंग, जो अपनी टंग है जो जीभ है वो कटी नज़र आ सकती है, बीच में कट सकती है। ओलिगोयूरिया मतलब जो अपना यूरिन आउटपुट है वो कम हो सकता है। डार्क कलर ऑफ यूरिन, अगर यूरिन आउटपुट कम होता है तो जो यूरिन का जो कलर है वो डार्क हो जाता है, गहरा हो जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जब शरीर में फ्लूइड का लॉस होता है तब उसके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का भी लॉस होता है। अतः फ्लूइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट की आपूर्ति भी मानी जाती है। जब भी शरीर में फ्लूइड का लॉस होता है तो उसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट है वो भी बाहर निकलते हैं। तो उस स्थिति में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों का लॉस होता है। तो फर्स्ट है सोडियम जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, मतलब सेल्स के बाहर पाए जाने वाला जो फ्लूइड है उसका मुख्य मतलब मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है सोडियम। इसकी कमी या नियमन किडनी द्वारा किया जाता है, मतलब जो किडनी है उसके द्वारा इसका नियमन किया जाता है। जब वोमिटिंग, डायरिया एवं स्वेटिंग में सोडियम का लॉस होता है, जब वोमिटिंग की कंडीशन में, डायरिया कंडीशन में, स्वेटिंग की कंडीशन में सोडियम का लॉस हो जाता है तो किडनी की जो ट्यूबल्स है वो सोडियम को जो पुनः मतलब वापस दोबारा अब्जॉर्बेशन को बढ़ा देती हैं। और बॉडी में जो सोडियम की कमी को कहते हैं हाइपो, और सोडियम को कहते हैं हम नेट्रेमिया। तो जो सोडियम की कमी होती है उसे कहते हैं हाइपोनेट्रेमिया। पोटेशियम, अब पोटेशियम में देख लिया, पोटेशियम जो है कि कमी को हाइपो, मतलब कमी को तो हाइपो, और पोटेशियम जो है उसको हम कैलेमिया कहते हैं। तो हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। इसमें प्लाज्मा प्रोटीन लेवल 4 मिलीग्राम लीटर से नीचे तथा प्लाज्मा क्लोराइड 98 मिलीग्राम लीटर से भी नीचे होता है। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में अबनॉर्मलिटी शो होती है। मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो होता है जो हार्ट की एक्टिविटी को मेजर करता है। कैल्शियम क्या होता है, हाइपोकैल्सेमिया की पहचान टेटनी का मतलब होता है मांसपेशियों में ऐंठन, अंगुलियों में, पैरों में झंझनाहट, कार्पोइडल स्पास्म, जैसे कि कार्पोइडल स्पास्म हम उसको कहते हैं जैसे मांसपेशियों का अनैच्छिक अपने बिना इच्छा के संकुचन होना एवं कन्वल्जन दौरे के दौरान होता है। अगर कैल्शियम की कमी होती है तो अपन हाथ पैर की जो उंगलियां में झंझनाहट हो सकती है, मांसपेशियों में अनैच्छिक संकुलन, ऐंठन हो गया, दौरे होते हैं, इसके द्वारा प्रदर्शित हो सकता है। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन पैराथायरॉयड ग्लैंड की अधिक सक्रियता से घटित होती है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का नर्सिंग प्रबंधन, तो नर्सिंग असेसमेंट करेंगे अपन। तो पेशेंट की हिस्ट्री लेना, असेसमेंट में वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे,
स्किन की टर्जिडिटी एवं टेम्परेचर को चेक करना। टर्जिडिटी का मतलब होता है सूजन, मतलब स्किन की सूजन, और टेम्परेचर को चेक करते हैं। क्लाइंट का डेली वेट चेक करना, व्यक्ति का रोज वेट चेक करते हैं। उसके अलावा बी नंबर है नर्सिंग डायग्नोसिस। हम डायग्नोसिस क्या करते हैं, तो एक्टिविटी इंटॉलरेंस, मतलब जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। रिलेटेड क्यों, क्योंकि मसल्स में वीकनेस, मसल्स का वीकनेस हो जाता है। डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, जो हार्ट कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाता है। रिस्क फॉर इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाता है। अट्रेड न्यूट्रिशन जो है वो कम हो जाता है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू एक्सेसिव सिक्रेशन। इम्पेयर्ड का मतलब होता है बिगड़ा हुआ गैस एक्सचेंज, मतलब जो गैस एक्सचेंज की जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मैनेज करना। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे। फ्लूइड, जो फ्लूइड है और इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी कमी है उसको प्रॉपर मैनेज करना, और आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करते रहना। फ्लूइड्स जैसे डेस्ट्रोज वाटर, डेस्ट्रोज इन NaCl, रिंगर सॉल्यूशन, प्लाज्मा एक्सपेंडर, रेगुलेशन ऑफ फ्लो वाटर बाय मैनुअल विथ क्लैंप, बाय इन्फ्यूजन पंप, बाय वॉल्यूम कंट्रोल। सामान्य नर्सिंग देखभाल, सामान्य नर्सिंग देखभाल में क्या करेंगे, अपन स्किन की केयर कर देंगे। बेड पे बैठे बैठे कोई बात मतलब नहला देंगे। स्पॉन्ज का मतलब होता है गीले कपड़े के द्वारा किसी भी दाग आदि को हटाना। माउथ वॉश, मुँह को धोना। हेयर केयर प्रोवाइड कर देंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको दे देंगे। उसके अलावा डी है इवेल्यूशन। अब इवेल्यूशन हम करेंगे तो आएगा मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, जो फ्लूइड का बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल आर विद इन नॉर्मल लिमिट, जो इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का जो लेवल है वो नॉर्मल लिमिट पे आ जाएगा। वाइटल साइन आर विद इन नॉर्मल लिमिट, जो वाइटल साइन है जो उनकी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे।